हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने जो है एग्जाम की यूजीसी नेट के लिए जो दिसंबर में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जो आप में से फ्रेशर है जो इस एग्जाम को पहली बार दे रहा है तो उसको जो है इसकी डेप्थ का जरूर पता होना चाहिए। तो मैंने जो है सेकेंड पेपर जो है इंग्लिश का यूजीसी नेट उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, क्या उसकी डेप्थ है, वो सब एक पहले वीडियो में बना चुकी हूँ मैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है जो हमारा फर्स्ट पेपर है जिसको आप कॉमन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो उसको जो है आप कैसे प्रिपेयर करें, उसकी क्या डेप्थनेस है, उसकी क्या सीरियसनेस है, तो आज उस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। गाइज, इसमें आज आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस एग्जाम को किस लेवल तक तैयार करें, तो आज इस वीडियो को जो आप अंत तक जरूर देखना। इसमें मैं जो है आपको बुक्स भी बताऊंगी कि आप जो है कौन सी बुक्स से जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइज, शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है ये। तो जैसा कि पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या आता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का ही नहीं पता तो हम उसकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके अंदर भी जो है 10 यूनिट्स आती हैं। तो 10 यूनिट्स में आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है और जो है कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और जो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो गाइज, इस तरह से आप कह सकते हो कि आपके पास जो है 10 यूनिट्स होती हैं, यानी फर्स्ट पेपर के अंदर जो है 10 यूनिट्स होती हैं। वैसे सेकंड पेपर में भी इंग्लिश में भी 10 यूनिट्स ही होती हैं। तो गाइस, कहने का मतलब है कि 10 यूनिट्स हैं, एक्चुअल में ये मान के चलिए ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप देखो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं हर यूनिट में। जो है जैसे यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड है, हालांकि जो है बेसिक लेवल पे इनकी सिमिलरिटी होती है, लेकिन इनको हम जो है एक अलग से जो है सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करें तभी जो हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी ये सभी लगा लीजिए कि एक अलग से सब्जेक्ट है, यानी आपको जो है फर्स्ट पेपर के लिए आपको 10 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा जो फ्रेशर है कि भाई इसके अंदर जो है कितने क्वेश्चन आते हैं कॉमन पेपर के अंदर या फर्स्ट पेपर के अंदर, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 यूनिट्स है। तो क्राइटेरिया तो ये बनाया गया है कि भाई 10 यूनिट्स है, हर यूनिट से जो है 5 क्वेश्चन होंगे और आपके जो है 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो है हर क्वेश्चन के जो है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, तो इस तरह से आपका जो है 100 मार्क्स बनते हैं, यानी क्वेश्चन जो है वो आपके 50 होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो जो है 100 होते हैं। आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हो, जैसे हमारा इंग्लिश है या आपका कोई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, तो उसका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके पास जो है 200 जो है मार्क्स हो जाएंगे, यानी आपका जो नेट का पेपर है वो 300 का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अगर हम जो है क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो है 50 ये है और 100 ये है, यानी कि आपके पास जो है टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स की बात करें तो 300 है, यानी पर क्वेश्चन जो है पर मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये छोटा सा क्राइटेरिया है और इसमें जो है गाइस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको जो है कुछ बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आप दब के जो है तुक्का लगा सकते हो। तो गाइस, इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े एग्जाम में जो है तुक्का नहीं लगता है, क्योंकि ये जो पेपर होता है, मतलब लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि लगा नहीं सकते, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन का तुक्का लग सकता है, वो भी आपको जब कंसेप्ट क्लियर होता है तब। क्योंकि जो ये पूरा पेपर होता है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकेंड पेपर हो, तो ये जो पेपर है आपका ये कंसेप्ट बेस्ड होता है, ये क्रैमिंग बेस्ड नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाना मुश्किल होता है। और इसकी जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये क्वालिफाई पेपर बोला जाता है कि ये क्वालिफाई है, लेकिन ये इस तरह से क्वालिफाई नहीं है जिस तरह से हमारा स्टेट होता है कि भाई आपको जो है मतलब कि आपको 90 मार्क्स लेने हैं और आपका जो है जनरल के कैंडिडेट है तो आपका जो है स्टेट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरिट चढ़ती है और जिसका जो है हाईएस्ट स्कोर होता है उसी का जो है ये क्लियर करवाते हैं, यानी क्वालिफाई बेशक है, यहाँ पे कट ऑफ चढ़ेगी, जो मेरिट में आएगा उसी का क्लियर माना जाता है। तो नॉर्मली जो नेट का जो रिजल्ट होता है वो जो है आपका वो 6% निकालते हैं, ये कहते हैं 6% निकालेंगे, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो जो है 4 या 5 ही % होता है, यानी नॉर्मली जो है निकालते हैं 4 और 5% के बीच में निकालते हैं। 6% कहते जरूर हैं कि 6% होता है, लेकिन ये कभी कभार रेयरली जो है 6% का रिजल्ट देते हैं। तो आप इसकी जो है ये समझ सकते हो कि इसकी कट ऑफ बड़ी हाई जाती है और जो है कट ऑफ हाई जाने की वजह से जो है ऊपर के स्टूडेंट छट जाते हैं, क्योंकि ये जो है पेपर इस तरह का नहीं है जैसे एस्टेट क्वालिफाई करते हैं हम, वैसा नहीं है कि लाखों स्टूडेंट भी 90 ले जाएं तब भी उनका
क्लियर माना जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब जैसे हमने सिलेबस की बात की, हमने जो है ये देखा कि भाई इसके अंदर जो है कौन कौन सी यूनिट है और कैसे आप इनको तैयार करें। तो अगर मैं ये कहूँ कि हर यूनिट को तैयार कैसे करना है, तो जैसे हमारे सामने है गाइस कि टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारे सामने। टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कैसे तैयार करेंगे, तो वो जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, देखो बेसिक चीज़ों के लिए ठीक है कि आप जो है जहाँ जहाँ भी जिस एग्जाम में आता है, टीजीटी पीजीटी में जहाँ पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आप उसको अपना बेसिक क्लियर करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, उसको नॉलेज को ले सकते हो। लेकिन जो है इसका जो लेवल होता है एग्जाम का, एक अच्छा खासा लेवल होता है। तो आप खुद ही सोचिए, ये पेपर क्लियर होने के बाद आप जो है या तो रिसर्च की तरफ जाएंगे यानी पीएचडी वगैरह करेंगे जेआरएफ क्लियर करने के बाद, या फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी क्या होता है, स्कूल लेवल के टीचर होते हैं, आप यहाँ कॉलेज कैडर में जा रहे हैं। तो ये जो है इनका डिफिकल्टी लेवल, उनका डिफिकल्टी लेवल जो है कैसे पॉसिबल है कि सेम हो। तो आपको जो है बेसिक चीज क्लियर करने के लिए, यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो वो चीजें पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुक्स सारी अच्छी होती हैं, कोई भी आप बुक्स पढ़ो चाहे टीजीटी पीजीटी लेवल पे। लेकिन अगर उसी के बेस पे एग्जाम में बैठना चाहते हो तो ये जो मैं ये कहूँगी कि क्वाइट जो है मतलब कि इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। तो आप जो है क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, चीज़ें अपनी अच्छे से 2-3 बुक्स लो, उसमें से इनको क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो, और इसके लिए प्रैक्टिस जो है मेन होती है इसके अंदर। अभी जैसे आपका है कम्युनिकेशन है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये फिर भी जो है ईजी होते हैं, लेकिन इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, वो जो है जैसे इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, बैरियर्स वगैरह आ जाएंगे कि जो है टीचिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन क्वेश्चन इतना हल्का सा नहीं होता, मतलब थोड़ा लेंदी टाइप कर देते हैं, और जो ऑप्शन होते हैं उनके अंदर बिल्कुल सिमिलरिटी होती है कि आप कौन से को उठाएं कौन से को नहीं। यानी आपका जो है जो माइंड है इतना एक्टिव होना चाहिए एग्जाम में बैठ के कि आपको ये क्लियर हो कि भाई मुझे बिल्कुल पास के जो है ऑप्शन होते हैं, तो जरा सी मिस्टेक में आपका जो है मार्क्स जा सकता है। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें, तो रिसर्च के अंदर जो है अच्छे क्वेश्चन आते हैं गाइस, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरी तरीके से आती है, जनरल वे में जो रिसर्च किया जाता है। क्योंकि इस एग्जाम का जो है पर्पज ही ये है, क्या पर्पज है कि भाई आपका अगर जो है नेट क्लियर हो जाता है या आप जो है फिर जेआरएफ क्लियर कर जाते हो, तो आप जो है रिसर्च करोगे, पीएचडी वगैरह करोगे। तो पीएचडी का मतलब ही रिसर्च है। तो यहाँ वो आपका एटीट्यूड देखा जाता है, एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आप जो है रिसर्च में उस माइंड सेट के हो भी कि नहीं हो। तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब पूरी तरीके से आता है। आपको कुछ जो है जैसे हम ये हाइपोथेसिस लगाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उसको रिजेक्ट करते हैं, या फिर जो है अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको जो है कैसे ले आ जाता है, रिजेक्ट करते हैं या उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो बेसिक है चीज़ें वो हमें पता होना चाहिए। फिर हम अगर इसमें बात करें अदर की टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कि भाई आपका जो है जैसे प्रोबेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो है यानी बेसिक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से और एक कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। फिर जो है जैसे इसमें टेस्ट जितने होते हैं, जैसे चाई स्क्वायर टेस्ट है, या फिर जो है यू टेस्ट और जो है टी टेस्ट है, ये सब जो है जितने भी टेस्ट होते हैं, देखो पहले इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, ये टेस्ट वगैरह है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। आजकल तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलवा लेते हैं आपसे, तो वो पूरी टेबल बनवा लेते हैं। तो टेबल बनी होती है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन होते हैं। हाँ डेफिनेटली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपका एग्जाम, लेकिन जो है आपसे जो है पूरा रिसर्च का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यानी कि अच्छे टेस्ट है क्योंकि इनका एक क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे जो है एक क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके जो है 2 मार्क्स मतलब दाव पे लग जाएंगे। तो हमें जो है हर चीज़ को करना होता है, चाहे वो जो है कहने को जो है 5 मार्क्स बोल दिया है कि पर यूनिट, लेकिन ये भी सच्चाई है, इस बात को भी मान के चलिए कि ये इस प्रोमिस पे पूरा नहीं उतरते हैं कि पर यूनिट जो है 5 क्वेश्चन ये देंगे ही देंगे। ये इनकी मर्जी होती है। कई बार क्या करते हैं कि किसी यूनिट में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देते हैं और दूसरी क्वेश्चन जो यूनिट है उस किसी में से 7 दे दिया, किसी में से 6 दे दिया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो है यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड है जो उसको अच्छे से समझिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए और एक अच्छे लेवल पे उसको तैयार कीजिए। क्योंकि आप हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ याद रखिए कि आप जो है किसी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है इसको अपीयरिंग नहीं हो रहे हो, उसमें आप जो है एक प्रोफेसर के लिए या रिसर्च के लिए जाने वाले हो, तो उस पर्पज से इसको तैयार कीजिए।
जैसे अभी मैंने कहा, अब कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं, थर्ड यूनिट। कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा है गाइस कि हमारा जो पेपर होता है बायलिंगुअल रहता है। आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे चाहें इसको कर सकते हो, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर आप इंग्लिश के जो है स्टूडेंट हैं, इंग्लिश से आपका कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप चाहते हो कि भाई मैं कॉम्प्रिहेंशन जो है हिंदी में कर दूं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आता है। तो आप हिंदी में करना चाहे हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर लीजिए, तो वो आपकी मर्जी है। आप कुछ पोर्शन हिंदी में करना चाहते हो, कुछ पोर्शन इंग्लिश में करना चाहते हो, तो एज यू विश, जैसा आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट है तो फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, लेकिन दोनों लैंग्वेज जो है एक अच्छे लेवल पे होती है। जो हिंदी होती है वो ऐसी नॉर्मल हिंदी नहीं होती है, वो भी जो है एक मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल शुद्ध वर्ड होते हैं, तो वो होते हैं। इंग्लिश की भी अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होता है और हिंदी में भी बिल्कुल शुद्ध वर्ड होते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। एक कॉम्प्रिहेंशन में से जो है वही 5 क्वेश्चन होंगे। आप बात कर लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है कि भाई आपके जो है इसमें दोनों है, यहाँ पे रीजनिंग भी लिखा है, एप्टीट्यूड भी लिखा है। तो गाइस इसके अंदर एक तो मैथमेटिक्स आएगा, यानी आपके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, या अदर जो टॉपिक्स है आपके इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो वो जो है मतलब जिसको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह बोलते हैं हम, तो वो जो है मैथमेटिकल जो आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन आएंगे, यानी पूरा जो अर्थमेटिक यहाँ पे रहता है। फिर आपका जो है रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके जो होते हैं जैसे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है, वो भी आते हैं। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये जो रीजनिंग है जो अभी मैंने बोले, जैसे डायरेक्शन है या फिर जो है ब्लड रिलेशन है, इसमें से कई बार एक क्वेश्चन भी नहीं देते। पिछले कई सालों से ऐसा ट्रेंड चला हुआ था कि ये जो है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहे थे। रीजनिंग में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता था और वो क्वेश्चन होता था नंबर सीरीज में से। तो इसका जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, रीजनिंग में से पूरे रीजनिंग में से अगर हम बात करें तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे काफी सालों से। बीच में इन्होंने एकदम ट्रेंड चेंज किया, तो एक क्वेश्चन था कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन उठाते थे, बाकी सारे मैथ के, और नंबर सीरीज भी आप उसको मैथ में इंक्लूड कर लो या फिर जो है रीजनिंग में इंक्लूड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब जो है तो क्या हुआ, स्टूडेंट ने उनको तैयार करना छोड़ दिया कि भाई ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं। इन्होंने एकदम पैटर्न चेंज कर दिया और बीच में जो आपके सिंपल रीजनिंग के एक शिफ्ट में जो है काफी क्वेश्चन मिल गए, यानी कि इन्होंने जो है उसमें जो नंबर सीरीज है उसका क्वेश्चन हटा के और जो है डायरेक्शन है और ये सिंपल जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन डाल दिए। तो जो स्टूडेंट पिछले प्रीवियस पेपर को देख के ये अंदाजा लगा रहे थे कि भाई ये नहीं आएगा, एकदम वहाँ पे चीजें चेंज हो गई। तो देखो चीजें तो इजी थी, लेकिन क्या है कि रिवीजन नहीं थी, तो वो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है एट ए टाइम। तो ये है। अब जो जब ये रीजनिंग को हटा रहे थे, यानी ये रीजनिंग को हटा रहे, ये एक बार किया इन्होंने बीच में, ये जब रीजनिंग को हटा रहे थे तो उसकी जगह क्या ज्यादा कर रहे थे, तो ये लॉजिकल रीजनिंग के जो है क्वेश्चन ज्यादा कर रहे थे। अब ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है गाइस, तो लॉजिकल रीजनिंग जो है ना 2 टाइप की होती है, एक वेस्टर्न लॉजी होती है और जो है दूसरी इंडियन लॉजी है। अगर हम बात करें यानी 2 ये लॉजी है, इसमें जो है आपकी कौन सी जो है ज्यादा पूछी जाती है, तो गाइस अगर हम जो है रिसेंटली पेपर की बात करें, यानी पहले जो है 2018 से पहले की अगर हम बात करें तो पूरा फोकस जो है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है वेस्टर्न लॉजिक का ही होता था। आपकी इसमें एरिस्टोटल की थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कम कर दिए हैं, वो भी आते हैं, लेकिन अब जो फोकस हो गया है ज्यादा वो जो है इंडियन लॉजी पे हो गया है। यानी वेस्टर्न लॉजी के एक आध क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन इंडियन लॉजी पे जो है बहुत ज्यादा फोकस है 2018 के बाद से। तो अब ये इंडियन लॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं कि इंडियन लॉजी है क्या। तो इसमें जो है आपके वेद वगैरह होते हैं या आपके जो है वेदांत होते हैं, उनकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर जो है आपके कितने स्कूल्स हुए हैं, जैनिज्म के अंदर कितने हुए हैं, बुद्धिज्म के अंदर जो है क्या कंसेप्ट है जो नॉलेज देने का। तो इस तरह के जो है जितने भी आपके इज्म हुए हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यानी उनका बेसिक चीजें कि भाई वो जो है नॉलेज कैसे प्रोवाइड करते थे, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या था, तो वो चीजें हैं। फिर इसमें ये जो है जैसे प्रमाण वगैरह है उनकी बात करते हैं, अनुमान क्या है उसकी बात करते हैं, और जो है हेतु या हेत्वाभास, तो ये सब चीजें क्या है जिसको हम फैलेसी वगैरह बोलते हैं। तो ये सब जो है आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है 2018 से आने शुरू हो गए हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन दिए इन्होंने, लेकिन अब जो है 23 आ चुका है, 2023 आ चुका है, तो ये जो है इनका भी लेवल बढ़ा दिया गया है। आपको जो है इस लेवल को भी बड़े अच्छे से, यानी कि बिल्कुल एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर ये पूछ लेते हैं कि ये इसमें से किस चीज की है, या जैसे इस तरह के की व्याप्ति क्या है, तो ये जो है व्याप्ति की फिर
टाइप आगे क्या है, तो पूरा इंडियन लॉजिक आपको जो है तैयार करना होगा। हमने जो है लॉजिकल रीजनिंग तक बात कर ली है, अब आगे बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम नॉर्मली DI बोलते हैं। तो गाइस ये कंप्लीट जो है आपकी मैथ पे डिपेंड करती है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप DI अच्छे से कर सकते हो। इसमें वही पहले जो है देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, वैसे तो ये काफी सालों से आ रही है तो इतनी टफ नहीं आती थी। अब रिसेंटली कुछ सालों में जो है हर चीज का जो लेवल है वो अपग्रेड हुआ है, तो ये भी एक अच्छी खासी आती है। यानी आपका जो है इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक DI आएगी तो उसमें जो है आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको जो है जैसे टेबल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, वो बार के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो वो जो है अलग अलग तरीके की DI होती है, वो सारी टाइप आपको करनी होती हैं। अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको ICT बोलते हैं। ICT सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की जो है आपको बेसिक टर्म क्या है भाई, रैम क्या है, रोम क्या है, कौन सी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी जो है परमानेंट मेमोरी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जो है यानी बेसिक चीज़ें एब्रीवेशन जो फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है या हार्डवेयर की थोड़ी वो तो नॉलेज होनी ही चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस वगैरह सब है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी ये बेसिक चीज़ें हैं। पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा रहते थे कंप्यूटर में। अब जो है जैसे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे क्या है कि हर एग्जाम का लेवल जो है अपग्रेड हो रहा है, तो आपको भी उसी लेवल पे इसको तैयार करना पड़ेगा। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्या होता है जो बाइनरी पहले नहीं आते थे, ये बाइनरी टू डेसिमल और जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो ये जो है इस तरह के पहले क्वेश्चन नहीं आते थे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने लगे कि ये आपसे पूरा चेंज करवा के देख लेते हैं कि बाइनरी टू जो है डेसिमल चेंज करो, डेसिमल टू बाइनरी करो, या बाइनरी टू जो हेक्साडेसिमल है उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। यानी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करवाते हैं। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन अब डालने लग गए हैं, पहले स्टार्टिंग में नहीं डालते थे जब ये सिंपल पूछते थे। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन अब नॉर्मल हो गए हैं गाइस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको जो है इसको तैयार करना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 9th है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, या जिसको हम EVS कह सकते हैं। तो ये भी EVS है, यानी कि आपको जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो बेसिक चीज़ें जो है आपको वो सारी याद करनी है। इसके अंदर जो है आपको यानी बेसिक कंसेप्ट तो हर चीज़ का क्लियर करेंगे तभी आप जो उस टॉपिक के अंदर बढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो है जैसे जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जितने भी सबमिट हुई हैं, अर्थ सबमिट हुए हैं या कि तरह के सबमिट हुए हैं, कौन सा जो है कोई जो है सम्मेलन हुआ, कोई सबमिट हुआ है, वो किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या उसके टारगेट हैं, क्या जो है उसको कितने दिन में उसको अचीव करना है। तो जितने भी आपके जो है सबमिट हुए हैं या जिस तरह की कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारों की जो है एक जिसको जैसे हम जो है क्रेडिट कार्बन कॉपी क्या होती है, तो आजकल ये जो चीजें हैं, ये नए जो है चीजें हैं, ये आपको एनवायरनमेंट में जरूर पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत जो है जैसे ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन साइंस के बजाय मैं ये कहूँ कि ये जो है जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट और जो बेसिक चीज़ें जो चली वो तो पता ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है जैसे मैंने कहा प्रोटोकॉल सबमिट और ये सब पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन के अंदर क्या है गाइस कि प्री जो है इंडिपेंडेंस से लेके और मॉडर्न ईरा तक आना है कि कितने चेंज हुए हैं। पहले एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस में यानी आज़ादी से पहले कैसे दी जाती थी, कौन कौन से कमीशन थे, जो है अंग्रेजों ने कैसे जो है लागू किया, कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई, कौन सी जो है बाद में बनी, और जो है उसका जो है पर्पज क्या था, कोई कमीशन आया तो उसने क्या रिकमेंडेशन दी। तो ये सब फिर जो है प्रेजेंट में आना है आपको कि आपका जो है आफ्टर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या एजुकेशन पॉलिसी थी, आज प्रेजेंट में क्या चली हुई है, और NEP 2020 तक आ जाना है। यानी कि जो है प्री इंडिपेंडेंस से लेके मॉडर्न ईरा तक यानी प्रेजेंट तक इसको आपको लेके आना है। जितने भी जो है आपकी NCERT की जितनी ब्रांचेज हैं, आपकी UGC जो है किस किस को ग्रांट देती है, किस बेस पे देती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, या जो है जो और भी अथॉरिटी है, जो किसी का सब अथॉरिटी है, वो सब क्या है। तो हायर एजुकेशन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनको आप जो है तैयार करें। अब मैंने ये है कि भाई इसमें आप जो है कितना मार्क्स लें तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप 35 जो है 30 to 35 यानी कि मैं 30 तो वैसे बोला मैंने, अगर आपका जो है सेकंड पेपर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका 30 में काम चल सकता है। नहीं तो आपका जो है अगर किसी भी वजह से सेकंड पेपर कमजोर है, कमजोर तो नहीं कहेंगे क्योंकि देखो
क्या होता है कि जब भी पेपर होता है, नेट क्या करता है, नेट के अंदर या तो अगर सेकंड पेपर टफ होगा तो फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हल्का मिलेगा, अगर जो है फर्स्ट पेपर टफ होगा तो सेकंड पेपर जो है हल्का हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आप किस में ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको जो है अपना टारगेट एक अच्छा लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमने जो है सिर्फ सेकंड पेपर के बलबूते पे पेपर क्लियर किया, कुछ कहते हैं कि फर्स्ट के बलबूते पे क्लियर किया, लेकिन ये जो पेपर है ये कॉम्बिनेशन में है, एक जो है बैलेंस बना के ही क्लियर होता है। दोनों को प्रायोरिटी दो, कोई भी जो है कम नहीं है, क्योंकि देखो आपको हर क्वेश्चन से ना 2 मार्क्स मिल रहे हैं, अब वो चाहे फर्स्ट पेपर से मिले चाहे वो सेकंड पेपर से मिले, तो आपको जो है दोनों को बराबर तवज्जो देनी होगी, प्रायोरिटी दोनों को रखनी होगी। तो मेरी तरफ से ये है कि भाई आप जो है 35 to 40 का टारगेट लेके चलते हैं तो जो है एक सेफ स्कोर में रहेंगे। अदरवाइज जो है अगर आपका अच्छा ही पेपर है, यानी सेकंड पेपर अच्छा है, तो 32 जो है 35 भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि टारगेट जो है 35 से 40, यानी कि 36 भी आ सकते हैं, आपके 37 भी आ सकते हैं, इतने आप अटेम्प्ट करें वहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है पूरा टारगेट बना के रखिए इसके अंदर, तभी जो है आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। अब ये है गाइस, कुछ आप में से स्टूडेंट जो है ये कहते हैं कि हमें जो है ये पर्टिकुलर कोई यूनिट नहीं आती है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइज इसमें ना स्किप का कोई चांस नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को भी स्किप कर दिया तो समझो आप जो है जो क्लियर करने की रेस है उसमें बाहर हो जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो ये जो चीज़ें हैं, यानी अगर हम ये कहें रिसर्च कहें या टीचिंग एप्टीट्यूड कहें, कम्युनिकेशन कहें, तो ये बाकी जो है ये जो सिंपल है ये हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इसकी वजह ये है कि ये थियोरटिकल चीज़ें हैं, ये थ्योरी होती है इसमें, तो हम जो है इनको फिर भी समझ लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डाला गया है, यानी बहुत बड़ा जो इश्यू रहता है, जो मेरे साथ भी खुद इश्यू रहा, वो जो है क्या है, वो जो है मैथमेटिकल है, यानी मैथ्स का जो है इशू है। जो लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, या कोई अदर लैंग्वेज है, या और जो ऐसा कोई भी लगा लीजिए जिसका जो है मैथ्स अच्छा नहीं है, जिसने जो है कभी बहुत पहले ही मैथ्स को छोड़ दिया था, तो उनको बहुत तकलीफ होती है इस पेपर को, इस यूनिट को उठाने में। लेकिन गाइस ये जो है आपकी पसंद और नापसंद से चीज़ें नहीं चलती है। अगर आप अपनी पसंद को जोड़ते रहेंगे ना तो आप अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लेते रहेंगे। आपको जो है अपनी पसंद को साइड में रख के और सिर्फ पेपर पे फोकस करना होगा कि आपको जो है क्लियर करना है, चाहे मैथ्स आए चाहे कुछ भी आ जाए। तो इसके अंदर जो है कुछ भी डालें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है गिव अप कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो भी जैसी भी है आपके पास। लेकिन अगर आप बेटरमेंट चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन मैथ, तो आपको जो है इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो है इसके पढ़ने के लिए क्या है, देखो जो इनमें अगर मैं पूरी यूनिट की बात करूं जिसमें आपका फोकस ज़्यादा जाता है वो क्या है, एक तो मैथमेटिक्स है। लॉजिकल रीजनिंग को भी समझने के लिए एक समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, फिर आप भी जो है उस चीज़ को समझे, यानी टाइम टेकिंग थोड़ा सा बन जाता है लॉजिकल रीजनिंग। और मैथ्स तो है ही, फिर आपका जो है अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका DI भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप मैथ्स को स्किप कर जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन मैथ्स के रहते ही रहते हैं, DI एक आएगी तो 5 ये हो गया, यानी आप 10 क्वेश्चन को स्किप कर गए हैं। 10 क्वेश्चन को स्किप कर गए हैं, यानी 50 में से अगर आपके 10 चले गए तो आपके पास बचे 40, तो 40 में से आप 35 ले पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो ये जो है अपने आप स्कोर जो है डाउन कर जाएगी। और जैसे स्कोर अगर जो है किसी वजह से डिफिकल्ट रहा आपका पेपर, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है फिर वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे आप। तो गाइस ये जो है, वैसे तो देखो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट आपको ये कह रही हूँ कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो पसंद और नापसंद से नहीं चलते हैं। मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, लेकिन जो है फिर सब कुछ मुझे मिल जाए, तो ये कहाँ पॉसिबल होता है। हमें बहुत कुछ करके भी थोड़ा सा हासिल होता है। तो आपको जो है चीज़ें जो है आपके सामने जो है उनकी रियलिटी को समझिए, ना तो हवा में उड़िए गाइस। कुछ जो है कहते हैं कि 1 महीने में क्लियर हो जाता है, कुछ कहते हैं कि ये है कि सालों लगते हैं, इसको इतना डिफिकल्ट है। गाइस नेट का पेपर जो है ना डिफिकल्ट है ना इजी है, इसको वेल प्लान्ड होके जो है प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। अदरवाइज इस जैसा कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि टीचिंग लाइन का जो है सबका बाप है ये किस्म से। एक इसमें आपको जो है हर यूनिट के साथ जो ध्यान रखने वाली बात है, हर यूनिट में जो आपको एक अपने माइंड में सेट करना है, वो जो तैयार करनी चीज़ है वो है करंट। आपको जो है हर यूनिट से
जो भी कल चल रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आप एनवायरनमेंट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं वो आपको सारे तैयार करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर को ही गवर्नमेंट ने जो है कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐप निकाला है, कोई और जो है पॉलिसी लेके आई है, तो वो आपको उसमें जो है तैयार करनी है। रिसर्च से रिलेटेड यानी हायर स्टडी से रिलेटेड अगर रिसर्च में कुछ जो है नया इनिशिएटिव हुआ है, किसी तरह की कोई जो है जैसे ये शोध जो है नाम से ऐप निकाला हुआ है, तो उसमें जो है यानी तरह तरह के हैं। तो अगर कोई भी नया इनिशिएटिव है, पुराना तो है ही है, जो नया है वो भी आपको लेना है। या फिर जो है जैसे कम्युनिकेशन के अंदर ये जो आईसीटी के अंदर अगर जो है जैसे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक कब आया, यूट्यूब कब आया, या फिर जो है मतलब कि इंस्टाग्राम कब आया, ये तो नॉर्मल चीजें हो ही गई हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई और गवर्नमेंट ने कोई जैसे मूक वगैरह क्या होते हैं, तो जो है स्वयं प्रभा क्या है, तो ये जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो हायर स्टडी के लिए हैं और ये एनसीईआरटी वगैरह के लिए भी हैं। तो ये सब जो है आपको हर अथॉरिटी का, जो आपके एनसीईआरटी का क्या अथॉरिटी है उसके पास, उसके जो है क्या क्या उसके पास राइट्स हैं, क्या क्या उसके काम है, या सीबीएसई क्या है, या सब तरह के जो है बोर्ड वगैरह है, तो वो सब पता होना चाहिए। लेकिन सबका जो है आपके पास करंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी यूनिट के अंदर जो है 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन मान के चलना कि करंट तो जरूर मिलेगा उसके अंदर हर यूनिट से रिलेटेड। बाकी मैथमेटिक्स में कोई करंट नहीं होता है, रीजनिंग वो है वही है। लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लगता है और मैथ्स में जो है सीखने में टाइम लगता है। लॉजिकल रीजनिंग में हमें लगता है थोड़े से टाइम के बाद कि आ गई ये चीज़ें, लेकिन आती नहीं है गाइस। ये भी जो है जिस तरह से जब एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन वहाँ दिखाई देता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये है कि भाई इसके एक ही इसका जो है तरीका है वो क्या है कि इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है पेपर सोल्व होगा। आप बुक्स की बात कर लेते हैं, तो बुक्स की बात करें हम कि बुक्स क्या पढ़ें, तो कोई भी जो मार्केट में जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, इस 2-3 बुक्स लो, एक से काम नहीं चलता है, क्योंकि किसी में कोई यूनिट अच्छी है, किसी में कोई यूनिट जो है थोड़ी हल्की दे रखी है। बुक्स सारी अच्छी है, 2-3 कोई भी बुक्स उठाओ, उनको जो है प्रॉपर वे से जो है पैरेलल स्टडी करो। हर बुक्स में से जो है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, ऐसे करके पढ़ो और मैक्सिमम जो फोकस रखिए वो प्रैक्टिस के ऊपर रखिए। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर जो है आप जैसे अगर आपका मैथ्स वगैरह कमजोर है या जो है रीजनिंग कमजोर है, वैसे तो रीजनिंग इजी होती है, तो गाइस मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लास ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे चली हुई है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। मैंने जो वीडियो बनाए हैं उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो मैथ्स की क्लास जो ऑलरेडी चली हुई है तो आप उनको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आई थिंक गाइस मैंने अपनी तरफ से आपको जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने आपको गाइडेंस किया है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैंने क्या किया। अब जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, मैंने अपना नेट क्लियर किया था, तो मैंने इसी तरह से चीज़ों को फॉलो किया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।